नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया के बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन। डायरिया की जो डेफिनेशन है, बच्चों में होने वाला ये मोस्ट कॉमन रोग है और इसके कारण जो कई बार बच्चों की जो डेथ है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डायरिया क्या है, इसके बारे में मैं कितने टाइप का होता है, इसका मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसका हम हल कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डायरिया में से एक से दो तीन क्वेश्चन आपको एनएचएम के एग्जाम में, सीएचओ का एग्जाम जो अभी आने वाला राजस्थान सीएचओ का है, उसमें आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। डेफिनेशन: passes of loose liquid or watery stool more than 3 times in a day is called diarrhea। तो परिभाषा में आपको बता दूं, दिन में 2 से 3, मोस्टली 3 बार से ज़्यादा अगर तरल या लिक्विड जैसा मल आ रहा है, बिल्कुल ही लिक्विड या तरल फ्लूइड जैसा मल आ रहा है, बच्चा बार बार पोटी कर रहा है, बिल्कुल ही पानी टाइप वो निकाल रहा है, तो उसको हम डायरिया की कंडीशन के अंदर काउंट करेंगे। कंसिस्टेंसी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल इज इंपॉर्टेंट देन नंबर। मेन चीज इसमें क्या होगी कि मल की स्थिरता और विशेषताएं संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि बच्चा 3 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, लेकिन जो मल का जो बच्चा पोटी कर रहा है, जो बच्चे का जो मल है वो कितने टाइम किस टाइप का है, उसकी जो विशेषता है वो किस टाइप का है, वो लिक्विड है, प्योर वाटरी टाइप आ रहा है बिल्कुल ही, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके कई कारण हो सकते हैं, उनमें से फर्स्ट कारण मैं आपको बता दूंगा कि इन्फेक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का इसका कोज है वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण है जो डायरिया बच्चों में पाया जाता है। इन्फेक्शन होने का कारण है कि बैक्टीरियल कारण हो सकता है। बैक्टीरियल के अंदर बैक्टीरिया होता है इस्चेरिया कोलाई, सिंगेला, जुजेनी, कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी। तो ये सब जो बैक्टीरियाज हैं उनके कारण क्या ये जो इन्फेक्शन है वो कोज होता है और बच्चों में डायरिया की कंडीशन हो जाती है। वायरल के अंदर मैं आपको बताऊं कि वायरल वायरल के अंदर भी ये चीज होती है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर कई कोज हैं, जिसके अंदर रोटा वायरस क्या मेन कोज है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रोटा वायरस है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वायरल इन्फेक्शन जो डायरिया का होता है, तो उसका जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जो रोटा वायरस है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो सकता है, या पैरासाइट्स इन्फेस्टेशन हो सकता है, जिसके अंदर जैसे कैंडिडिया एल्बिकन है, या मलेरिया वगैरह जैसे कई बार हो जाता है बच्चे को, तो उसके अंदर भी ये डायरिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नॉन इन्फेक्शन कोज। कई बार क्या होता है बच्चों के अंदर क्या इन्फेक्शन नहीं होता, बिना इन्फेक्शन के भी डायरिया हो जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो फर्स्ट है इंडिजेशन, सेकंड होता है ओवर फीडिंग। अगर इनडाइजेशन फर्स्ट होता है इनडाइजेशन। अगर बच्चे का जो पाचन है, बच्चे का जो फूड बच्चे ने खाया है वो प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपर तरह से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उस वजह से बच्चे को क्या होता है डायरिया की कंडीशन हो सकती है। और ये कंडीशन डायरिया की कई बार इतनी सीरियस हो जाती है, एक सीवियर कंडीशन हो जाती है, जिसमें बच्चे को क्या काफ़ी दिक्कत होती है। और कई बार इसका उपचार है वो एडमिट हो करवा कर ही हमें करवाना पड़ता है, और ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट घर पे वगैरह जैसे करते हैं तो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन अगर स्टार्टिंग होती है तो जल्दी से जल्दी हम जैसे घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं डायरिया को पहचान करके, तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ये रिकवर भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है अपने ध्यान न दें और लापरवाही के कारण ये कई बार बढ़ भी जाता है। तो अगर इनडाइजेशन हो, बच्चे का खाना पीना अगर बच्चे को नहीं पच रहा है, ढंग से नहीं सेटअप हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये कोज हो सकता है डायरिया का। सेकंड होता है ओवर फीडिंग। क्या होता है कई बार बच्चों का क्या ओवर फीडिंग का ये भी एक कारण है। ओवर फीडिंग मतलब बच्चा खाना ज़्यादा खा लेता है, थोड़ा थोड़ा करके बच्चा कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो उस वजह से भी बच्चे का ये हो सकता है। या कोई जन्मजात, जैसे कोई बच्चे को अपच है पहले की, या कोई अधिक भोजन हो गया, कोई जन्मजात समस्या है, तो उस कारण हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका टाइप। जो डायरिया है उसके टाइप्स मैं आपको बताऊंगा।
ये डायरिया किस किस टाइप का होता है, कैसे होता है। तो टाइप्स के अंदर इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, समय के अनुसार। समय के अनुसार जो डायरिया है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट होता है एक्यूट। एक्यूट होता है कि अगर ये 2 वीक से कम है, ये अचानक हो गया है और गैस्ट्रो एंट्राइटिस के कारण, मतलब पेट के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया वहां पे, तो क्या होगा, एक्यूट और 2 वीक से कम है, 2 वीक से जल्दी है, कम हो गया, तो उसको ये काउंट करते हैं। तीव्र होता है 2 सप्ताह से कम है, तो अगर ये है तो ये क्या एक्यूट के अंदर काउंट होगा। सेकंड होता है क्रोनिक। सेकंड हम पढ़ेंगे क्रोनिक, अगर ये 2 वीक से ज्यादा है तो ये क्रोनिक के कंडीशन के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लिनिकल टाइप। जो डायरिया है वो क्लिनिकल टाइप में किस किस टाइप का हो सकता है वो चीज। वो फर्स्ट होती है बॉडी डायरिया। अगर डायरिया आ रहा है, लूज मोशन आ रहे हैं, प्लस में म्यूकस आ रहा है या डिसेंसिटी आ रहा है, उसमें पेचिस उसमें लगे हुए, दस्त लगे हुए हैं, तो उस टाइप का हो सकता है। सेकंड होता है राइज वाटर डायरिया। तो ये इसका जो कारण होता है वो होता है विब्रियो कोलेरा। राइज वाटर जो डायरिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। राइज वाटर जो स्टूल होता है, जो डायरिया होता है, वो किस कारण होता है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा। एक होता है पिया सॉप स्टूल होता है। पिया सॉप स्टूल किस में प्रेजेंट होता है, तो ये टाइफाइड में प्रेजेंट होता है। मेलेना, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेलेना, इस चीज को आप नोट करना। मेलेना, मेलेना क्या चीज होती है, मेलेना होता है कि स्टूल आ रहा है, स्टूल किस टाइप का आता है, हार्ड स्टूल है, स्टूल है, और किस टाइप का स्टूल है, हार्ड स्टूल है। प्लस में क्या कर रहा है, प्लस में ये ब्लड, ब्लड के साथ में अगर हार्ड स्टूल आ रहा है तो वो मेलेना होता है। ठीक है, तो ये जब कॉन्स्टिपेशन वाले कई बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो स्टूल आएगा, इस टाइप का स्टूल आता है, उसके अंदर इंटरनल अगर कोई बच्चे के अंदर जख्म है, कोई जख्म कोई है, ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, तो क्या होता है, ब्लड के साथ स्टूल के साथ ब्लड मिक्स होकर के जो कलर है स्टूल का, वो क्या होता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक कलर टाइप हो जाता है बिल्कुल ही, तो वो क्या होता है, मेलेना के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसेंट्री। जैसे लूज स्टूल आ रहा है बच्ची को, प्लस म्यूकस और ब्लड दोनों आ रहे हैं, तो वो उसमें काउंट होगा। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट एंड साइन एंड सिम्टम। बच्चे का असेसमेंट कैसे करेंगे, डायरिया का जो बच्चा हो गया है, जिस बच्चे को डायरिया की कंडीशन हो चुकी है, तो उस बच्चे के अंदर हम उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या क्या साइन अपने को देखने को मिलेंगे, क्या क्या उसके सिम्टम होंगे, वो चीज। तो फर्स्ट होता है बी असेसमेंट हम करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इलेक्ट्रोलाइट बच्चे के अंदर इम्बेलेंस पाया जाएगा, बच्चे के अंदर हाइपोकेलेमिया की कंडीशन होगी, बच्चे के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे। किस कारण से आएंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, क्योंकि बच्चे का जो पेट की गड़बड़ी है, पेट के अंदर जो गड़बड़ी है, उसमें गांठें टाइप बच्चे को ऐसा महसूस होगी जैसे गांठें बन गई है, ऐंठन टाइप बन गई है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स उसमें गुच्छे टाइप बन जाएंगे, तो ये दिक्कत आएगी। सनकन फोंटानेल एज रिलेटेड, मतलब बच्चा जो है उसके अंदर डायरिया के कारण जैसे पानी उसमें वेस्ट बाहर निकलेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, पानी की कमी के कारण पानी की जो सनकन आइज उसके अंदर हो जाएगी, या सनकन जैसे फोंटानेल जो फेस वगैरह उसकी आंखें दसी दसी ऐसे हो जाएगी, तो ये सब उसके अंदर होगा। पुअर स्किन ट्रगर एब्डोमिनल साइड, मेन इसमें हम देते हैं जैसे एब्डोमिनल साइड पे, जैसे पेट की साइड पे देखेंगे, पेट अब बच्चे का जब ऐसे स्किन पकड़ के उसको खींच के ऐसे देखेंगे ना, तो वो वापस अपनी उसी कंडीशन में जाने में टाइम लेगी। टाइम में उसको जब वो धीरे धीरे जाएगी, जैसे नॉर्मल किसी के अडल्ट के नॉर्मल अपने पेशेंट की करते हैं, तो वो क्या थे, खींचते ही उसके अंदर डिहाइड्रेट पूरी है, उसके अंदर पानी की जो कमी है वो नहीं है, तो वो क्या वापस अपने आप ऑटोमेटिकली उसी कंडीशन में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर स्किन ट्रगर कंप्लीट नहीं है तो वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर ये चीज़ होती है। और ये डायरिया के अंदर क्या होता है कि पानी है जो स्टूल के थ्रू जस्ट जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाता है, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिगोयूरिया। इसमें पेशाब में कमी आएगी। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर जब हम चेक करते हैं, कलर हम देखते हैं, तो उसका कलर वो डार्क येलो कलर का जैसे आएगा, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन कलर की, वो क्या होती है, वो जो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डायरिया के कारण सबसे जो मेन चीज जो दिक्कत आएगी वो होगी डिहाइड्रेशन डिस्टर्बेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। सबसे ज्यादा जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न होगी, बार बार प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, तो ये चीज होगी जल्दी से जल्दी। तो उसके अंदर जो फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो वो क्या होता है, उनकी कमी आ जाएगी, वो डिस्टर्बेंस हो जाएंगे।
तो डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन में आपको बताऊंगी डिहाइड्रेशन क्या है। डिहाइड्रेशन का जो टाइप है, फर्स्ट होता है आइसोटोनिक टाइप का डिहाइड्रेशन। ठीक है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन वो होगा, वो क्या होगा, आइसोटोनिक के अंदर का इक्वल लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्लूइड है, जितना पानी निकलेगा उसके साथ उतने ही इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल जाएंगे, दोनों क्या समान ही निकल जाएंगे। और इसको एक हाइपोवोलेमिया, उसमें क्या जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा फ्लूइड का, और हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है वो उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा। आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है, जैसे RL है, NS है, तो वो हम इसमें फ्लूइड देंगे RL और NS का। नेक्स्ट एक होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के दो टाइप है, एक आइसोटोनिक है, दूसरा हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जब वाटर लॉस मोर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस, जब पानी की हानि इलेक्ट्रोलाइट की हानि से अधिक होती है, तो क्या करता है कि ये जो हाइपरटोनिक है वो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड ज्यादा निकल गया है, लेकिन फ्लूइड बहुत ही ज्यादा उसमें एक्सक्रीट आउट हो गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वो कम हुए हैं। तो उसके अंदर जो सेल होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इस कंडीशन के अंदर हम ट्रीटमेंट देंगे तो इसके अंदर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगाएंगे। हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगाएंगे, जिसके अंदर जैसे 0.45% NS इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का तीन टाइप हो गए, ठीक है। तो तीसरा टाइप है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसके अंदर क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट लॉस मोर देन वाटर। इसके अंदर क्या होगा कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा ये पहले वाले का। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की हानि ज्यादा होगी, पानी से ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन पानी है वो कम होगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, इसके अंदर 5% NS हम देंगे या DNS देंगे अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर के अनुसार इसके, वैसे तो तीन टाइप मैंने आपको बताए, लेकिन क्लिनिकल फीचर के अनुसार जो डिहाइड्रेशन है वो किस टाइप का होगा, कैसे होगा। तो फर्स्ट होता है एक माइल्ड डिहाइड्रेशन और एक होता है मॉडरेट डिहाइड्रेशन। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है, 3 से लेकर के 5% फ्लूइड लॉस हो टोटल बॉडी फ्लूइड का, तो वो होता है माइल्ड। शरीर का जो कुल जो फ्लूइड है टोटल है, तो उसको हल्का निर्जलीकरण बोलेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि ये वर्ड है, जो निर्जलीकरण वर्ड है, ये एक क्वेश्चन में आया था हमारे, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। ये जिन्होंने पहले 2-3 साल पहले का जो CHO एग्जाम दिया हुआ ना, उसके अंदर ये वर्ड आया था निर्जलीकरण। और कुछ लोगों को, बच्चों को डिहाइड्रेशन को अपने निर्जलीकरण कहते हैं ये पता ही नहीं था, ठीक है। उनकी वजह से ये क्वेश्चन, कुछ काफी लोगों का ये क्वेश्चन है जो गलत हुआ था। तो जो डिहाइड्रेशन को जो हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं, और माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होगा भी, लगभग टोटल बॉडी जो है, टोटल बॉडी जो फ्लूइड है उसका 3 से 5% अगर फ्लूइड लॉस होता है तो वो हो गया हल्का। और अगर मॉडरेट में देखेंगे तो 6 से 9% अगर फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, तो ये क्या टोटल बॉडी का अगर 6 से 9 हो तो ये 6 से 9% होगा। सीवियर के अंदर देखेंगे तो 10% से ज्यादा, 10% या 10% से ज्यादा अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है, टोटल टोटल बॉडी का जो फ्लूइड है उसका 10% से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर काउंट होगा। तो जो डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, उनके अंदर, उनका मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिक देखते हैं ORS। ORS एक इंपॉर्टेंट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन के अंदर भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आता है, और डायरिया के अंदर भी ये काफी ही बेहतर साबित होता है। तो ORS क्या है, ORS एक सॉल्यूशन होता है जो हम क्या करते हैं, बच्चों को घोल करके पिलाते हैं फ्लूइड में, थोड़ा 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 1 लीटर पानी के अंदर इसको उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा, जिसमें क्या जल्दी से जल्दी इसमें रिलीफ मिलती है, डायरिया के अंदर डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने में रिलीफ मिलती है। तो ORS के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन परमानेंट ORS के अंदर से, ठीक है। इसका कंपोजिशन पूछ लेते हैं कि ORS में क्या क्या कंपोनेंट मिले होते हैं, कौन सा कंपोनेंट कितना इसमें मिला होता है, तो वो चीज़ इसमें पूछ लेते हैं। तो ORS के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड पूछा, सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम। सेकंड होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम। एक था सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम। इन सभी को
मिक्स इन 1 लीटर स्टाइल वाटर के अंदर इसको मिला देते हैं। बढ़िया, घर पे अगर मिलाएंगे तो उबले हुए पानी के अंदर उबाल करके पानी को छान करके ठंडा करके और उसके अंदर से मिला देते हैं। ग्लूकोज होता है इसका 13.5 ग्राम, और इसको क्या टोटल लिए जो होता है वो 20.5 ग्राम टोटल कंपोजिशन इसका हो जाता है। और 24 घंटे के अंदर बेस्ट होता है ओआरएस का जो यूज है वो बेस्ट होता है। 12 घंटे के अंदर इसको अपने यूज कर लें, लेकिन छोटा बच्चा होता है कई बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, तो 24 घंटे के अंदर इसको अपने यूज करना होता है। 24 घंटे के बाद इसको अपने यूज नहीं करते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जो टोटल जो ओआरएस है उसकी ऑस्मोलैरिटी कई बार पूछी जाती है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पड़ता है। जो ओआरएस की ऑस्मोलैरिटी है उसका क्वेश्चन पड़ता है, तो वो होता है 245 mOS पर लीटर। ठीक है, 245। नेक्स्ट है इसके अंदर जो सोडियम है वो +-75 हो सकता है, क्लोराइड है वो +-65 हो सकता है, पोटेशियम है +-20 हो सकता है, सिट्रेट है -10 तक हो सकता है, ग्लूकोज +75 तक हो सकता है। ठीक है, एक मैं आपको एक अलग से बताता हूँ कि कैपिलरी लीफली टाइम अडल्ट के अंदर टू असेस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को असेस करने के लिए, डिहाइड्रेशन की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, कैपिलरी असेस टाइम देखते हैं, रिफिल टाइम देखते हैं। निर्जलीकरण का आकलन करने के लिए जो कोशिका भरण का जो समय होता है वो कितना होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 टाइप का होता है। माइल्ड के अंदर अगर 3 सेकंड का टाइम लगता है तो ये माइल्ड है, नॉर्मल है, हल्का सा है। मॉडरेट के अंदर 4 से 5 सेकंड का समय लगता है तो ये मॉडरेट कंडीशन के अंदर है। सीवियर के अंदर अगर ये 6 से लेकर के या 6 से ज़्यादा सेकंड इसमें लगते हैं तो ये सीवियर कंडीशन के अंदर है। मैनेजमेंट हम देखते हैं डायरिया का। डायरिया का मैनेजमेंट 3 प्लान बाई WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर 3 प्लान जो एग्जीक्यूट किए गए थे। प्लान ए क्या था, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, अगर हल्का डिहाइड्रेशन है तो इसके अंदर हम प्रोवाइड होम मैनेजमेंट, ओरल ओआरएस देंगे। फर्स्ट इसका होम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको ओआरएस देंगे। ओआरएस मैंने अभी आपको बताया कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है और इसके अंदर ये कंपोनेंट मिले होते हैं। सेकंड होता है सिरप देंगे इस बच्चे को, जिंक, बट नोट गिव, ये आप बात ध्यान में रखना कि बट नोट गिव वेन सीवियर लेथार्गी, फर्स्ट रिहाइड्रेशन दैट जिंक गिवन। फर्स्ट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिरप देंगे जिंक की बच्चे को, लेकिन अगर बच्चे को गंभीर सुस्ती है, बच्चा गंभीर डिहाइड्रेशन के बाद बच्चा बिल्कुल लेथार्गी है, आलसी है, उसमें बिल्कुल डल हो चुका है, तो उसके अंदर हम उसकी सिर्फ जिंक की नहीं देंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम जो डिहाइड्रेशन हो चुका है उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डोज ऑफ लेस देन 6 मंथ 10 mg पर डे, फॉर मोर देन 6 मंथ 20 mg पर डे। 6 महीने से अगर जो कम है उसके लिए हम 10 मिलीग्राम की खुराक देंगे पर डे के हिसाब से, और 6 महीने से जो अधिक है उसके लिए 20 मिलीग्राम की खुराक देंगे। आईवी फ्लूइड के अंदर जो 2 साल से बच्चा कम है उसको 500 ml पर डे देंगे, 2 साल से 10 साल तक है उसको 1000 ml पर डे देंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन को मैनेजमेंट करने के लिए जो 10 साल से प्लस है उसको 2000 ml पर डे तक दे सकते हैं। ये था WHO के अकॉर्डिंग। सेकंड प्लान हमें मॉडरेट डिहाइड्रेशन होगा तो उसके अंदर ओआरएस तो देंगे, बट इफ अनएबल टू टेक ओरली, अगर बच्चा ओरली ले ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, तो यूज आईवी थेरेपी। तो बच्चे को हम जो आईवी थेरेपी है वो हम देंगे 75 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से 4 घंटे के अंदर। ओआरएस हम देंगे, लेकिन यदि मौखिक रूप से बच्चा नहीं ले रहा है, ओरली बच्चा कोई फ्लूइड नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 घंटे तक बच्चे को 75 मिलीग्राम पर किग्रा के हिसाब से इसको देंगे। ठीक है, होम बेस्ड प्रिपरेशन जो है, होम बेस्ड जो प्रिपरेशन ओआरएस है वो 3 ग्राम नमक हो गया। घर पे अगर हम ओआरएस बनाना चाहिए तो 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर पानी के अंदर 3 ग्राम नमक लेंगे, प्लस उसके अंदर 30 ग्राम चीनी है वो मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये होगा प्लान सी। अगर हम देखें थर्ड प्लान देखें, प्लान सी, तो सीवियर डिहाइड्रेशन, WHO के अकॉर्डिंग अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसके अंदर क्या करेंगे, इमीडिएट एडमिटिंग हॉस्पिटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराएंगे।
क्योंकि ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताई थी, फर्स्ट टाइम में बताई थी कि डायरिया या डिहाइड्रेशन के अंदर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर हम होम बेस्ड प्लान ए और प्लान बी जैसे हम घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो बच्चे को एडमिट करवाना पड़ सकता है, तो ये सीवियर कंडीशन होगी। तो हॉस्पिटल में हम बच्चे को आरएल वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इन्फेंट है अगर 2 साल का तो 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, ठीक है। और लोडिंग डोज बच्चे को 30 ml पर केजी वेट के हिसाब से होगी। तो इन्फेंट अप टू 2 साल का है तो 100 ml पर केजी के हिसाब से आरएल सोल्यूशन देंगे। लोडिंग डोज जैसे हम स्टार्टिंग में देंगे तो 30 ml के हिसाब से दे देंगे 1 घंटे तक, ठीक है। मेंटेनेंस डोज इसकी हम रखेंगे 70 ml के हिसाब से, ठीक है। पर जो बॉडी वेट होता है पर केजी के हिसाब से देंगे 5 घंटे तक, ठीक है। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसको लोडिंग डोज 30 ml पर केजी के हिसाब से देते रहेंगे, ठीक है। और हाफ लो जो पहला जो आधे घंटे तक हम है वो उस हिसाब से देंगे। मेंटेनेंस डोज इसकी वही रहेगी 70 ml पर केजी के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर 6 घंटे तक अगर कंडीशन इज राइजेस, 6 घंटे के बाद स्थिति का जो दोबारा हम मूल्यांकन करेंगे देखेंगे, और अगर जो हाइड्रेशन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ गया है, जो सुधार आ गया है, तो कंटिन्यू ओआरएस थेरेपी देंगे। और अगर नहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है तो उसको आईवी थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड हम देंगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, उसको लो फाइबर डाइट देंगे, खाने पीने के अंदर लो फाइबर डाइट है वो देंगे। एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्टर जो चिकित्सक हमें एडवाइस करेगा उसी हिसाब से हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटी मोटिलिटी ड्रग भी देंगे जैसे लोप्रामाइड वगैरह होता है, तो ये हम डायरिया के अंदर वगैरह देंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात मैं आपको, नोट इन क्रोनिक डायरिया। अगर क्रोनिक डायरिया है 5, 7, 10 दिन से जैसे लगातार कंटिन्यू डायरिया चल रहा है तो उसके अंदर ये हमें नहीं देनी है, लोप्रामाइड को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों के बारे में बताया। डिहाइड्रेशन के टाइप, उसका मैनेजमेंट, डायरिया का जो टाइप है उसका मैनेजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्लास आपको बताऊंगा इसी से रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करें, ठीक है।